जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। तो वहीं रोहिंग्या मुसलमानों को फिर देश से भगा रहा है म्यांमार। सेना की हिंसा के बाद क्या होगा गृह युद्ध। तो वहीं नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भारतीय दूतावास में अमेरिकी विशेषज्ञ ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है दोस्तों। तो वहीं इतना ही नहीं, मोदी ने 10 साल में वो करके दिखाया जो कोई ना कर सका। मुस्लिम हुए मुरीद। जी हाँ, पाकिस्तानियों ने पीएम मोदी की जमकर की है तारीफ। तो वहीं वोट देने गए जयशंकर जी, अचानक हो गई उनसे बहुत बड़ी भूल। 20 मिनट बाद जयशंकर जी को हुआ उनकी गलती का एहसास। सारी जानकारियां दोस्तों आपको बताएंगे, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। जहां बीजेपी से बौखलाए इस विपक्षी नेता ने कहा कि पीएम मोदी को इलाज की है जरूरत। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बुरी खबर। सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बाजार में कूदे कई प्रतिस्पर्धी। जी हां, नए कॉम्पिटिटर उतर गए हैं बाजार में। दरअसल 2 दशकों तक ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया की एकमात्र ऑपरेशनल सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के रूप में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इसने बड़े पैमाने पर सब सोनिक विकल्पों से भरे बाजार में इस प्रभुत्व ने ब्रह्मोस को एक महत्वपूर्ण बढ़त दी। हालांकि स्थिति अब थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। कई देश सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के निर्माण की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इससे ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट को तगड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर भारत ने हथियारों के बाजार में ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केटिंग करने में थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो ये मिसाइल सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के बाजार में अलग थलग पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार एंटी शिप मिसाइल बाजार का परिदृश्य एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कई देश अब अपने सुपरसोनिक दावेदार विकसित कर रहे हैं, जिससे ब्रह्मोस बाजार की बढ़त खत्म होने का खतरा है। यानी कि दोस्तों, भारत को लगातार ब्रह्मोस को लेकर, ब्रह्मोस के खासियत को बरकरार रखने के लिए लगातार मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, रोहिंग्या मुसलमानों को फिर देश से भगा रहा है म्यांमार। सेना की हिंसा के बाद गृह युद्ध अब कौन देगा इनको शरण। जी हाँ, म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सैन्य शासन लागू हुआ था और उसके बाद से ही देश में युद्ध छिड़ गया। अभी तक हजारों लोग सेना के साथ युद्ध में मारे जा चुके हैं और पिछले कई महीनों से म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। लेकिन अब म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को फिर से देश से भगाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के राखीन राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच 45,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को भगा दिया गया है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के सिर काटे जा सकते हैं, उनकी हत्या की जा सकती है और उनकी संपत्ति को जलाया जा सकता है। वहीं म्यांमार की घटना पर नजर रखने वाले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बीच अफवाह फैली है कि लोगों के सिर काटे जा रहे हैं, लिहाजा हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों ने देश से भागना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको कौन देगा शरण। ऐसे में फिर एक बार ये भारत देश या म्यांमार से जुड़े और पड़ोसी देशों को परेशान कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर अब आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, डूबती नैया को जिसका सहारा उसने भी छोड़ा साथ। पाकिस्तान को आर्थिक मदद से IMF ने किया इनकार। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, लोन लेने के लिए और लेना पड़ रहा है। भुखमरी के कारण लोगों की जान जा रही है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब एक नया संकट झेलना पड़ रहा है। डूबती नैया को जिसका सहारा था उसने भी हाथ वापस खींच लिया, पीछे खींच लिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को पैसा भी देने से इनकार कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने IMF के सामने पैसों के लिए झोली फैलाई थी। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसको पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया, जिसके कारण आर्थिक सुधारों की छानबीन करने आई IMF की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद भी रुक सकती है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक IMF की टीम 10 मई को पाकिस्तान पहुंची थी। बेल आउट पैकेज के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी थी और करार पर हस्ताक्षर होने थे। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने शर्तें पूरी नहीं की थी, इसीलिए करार नहीं हो पाया और ये टीम वापस चली गई। ऐसे में बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, एक तरफ IMF से लोन भी नहीं मिला और दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान चीन के लिए मजबूरी में लुटाना पड़ेगा दौलत। मृत चीनी इंजीनियरों के परिवार को उसको देना पड़ेगा 72 करोड़ का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान गर्त में जा चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। हर कोई जानता है एक पाकिस्तानियों के ऊपर 20-20 लाख रुपए का सरकार की तरफ से कर्ज है। यानी पाकिस्तान देश पर इतना कर्ज है कि एक पाकिस्तानियों पर 20-20 लाख रुपए का ये कर्ज बैठ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पाकिस्तान नेगेटिव में जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कठिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में मारे गए चीनी इंजीनियरों के परिजन को 72 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ेगा। जी हाँ, प्रत्येक इंजीनियर के परिजन को $5,16,000 अमेरिकी
डॉलर दिए जाएंगे। बीजिंग में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास जल्द से जल्द ये रकम इनके खातों में पहुंचाएगी। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा, हालांकि बोल दिया गया है ये होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि अगर ऐसा नहीं किया उसने तो चाइना उसको उससे भी बड़ा नुकसान दे देगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, राजकोट के गेमिंग जोन में भीषण आग, बच्चों समेत अब तक 27 की मौत की बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जताया शोक। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में शनिवार दोपहर एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल है जो छुट्टियों की वजह से वहां मनोरंजन करने के लिए गए थे। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के लिए मेरी प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। आगे मोदी जी ने लिखा कि राजकोट में आग की त्रासदी ने हम सभी को दुखी किया है। कुछ समय पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में उन्होंने मुझे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया है। आपको बता दें 3000 लीटर पेट्रोल डीजल से भड़की है ये आग। गेम जोन के पास नहीं था फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इस भीषण आग लगने पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजकोट गेम जोन के संचालक मालिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की अगुवाई में 5 अधिकारियों की एसआईटी जांच बैठा दी गई है। जी हाँ, राजकोट गेम जोन दुर्घटना मामले में कलेक्टर ने कहा है कि आग इलेक्ट्रिक कारणों से लगी थी। हालांकि मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। इस गेमिंग जोन को फायर विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिला था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी फिर विभाग की ओर से ही मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको इस पर क्या लगता है और किसकी लापरवाही लगती है दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जी हाँ, भारतीय दूतावास में अमेरिकी विशेषज्ञ की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रॉन सोमर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीतेंगे। इंडिया फर्स्ट ग्रुप के संस्थापक और अग्रणी बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रॉन सोमर्स ने कहा कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो उसमें मोदी विजयी घोषित होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। 1.40 अरब की आबादी और 97 करोड़ मतदाताओं वाले देश को 7 चरण की चुनावी प्रक्रिया में एकजुट करना और इसे निष्पक्ष तथा पूरी तरह से वैध बनाना और परिणाम की सत्यता पर किसी को भी संदेह नहीं है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा बृहस्पतिवार को विकसित भारत 2047 नामक विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में सोमर्स ने यह बात कही। दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी इस बार इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और कारण भी बताइएगा। तो वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें पाकिस्तानी प्रोफेसर ने भी की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। कहा, मोदी ने 10 साल में जो कहा है वो करके दिखाया है। मुस्लिम भी हुए पीएम मोदी का मुरीद। दरअसल भारत में इस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए लड़ रही है। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार में वापसी की कोशिश में हैं। भारत में बीते 10 साल में क्या बदला है और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसी सरकार चली है, इस पर पाकिस्तान के टिप्पणीकार कमर चीमा ने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मुजीब अफजल से बातचीत की है। कमर चीमा से बात करते हुए मुजीब अफजल ने कहा कि बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे काम किए हैं जो पहले मुश्किल माने जाते थे। पूरे देश में जिस तरह की स्वीकार्यता उनकी बनी है उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसने आगे कहा कि पहले 5 साल में मोदी ने ग्राउंड तैयार करने पर काम किया और दूसरे 5 साल में अपने एजेंडे लागू कर दिए। 90 के दशक में भारत शायद ही कोई सोचता होगा कि राम मंदिर और कश्मीर से 370 हटाने जैसे कई फैसले कोई ले सकता है। वाकई में इन्होंने कहा कि मोदी ने वो करके दिखाया है जो उन्होंने कहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि पीएम मोदी अगली बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बीजेपी जीतने वाली है। यानी कि दोस्तों अब पाकिस्तानी भी पीएम मोदी के फैन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, वोटिंग के समय विदेश मंत्री जयशंकर जी से हो गई बड़ी भूल। 20 मिनट बाद जयशंकर जी को हुआ गलती का एहसास। बता दें, लोकसभा चुनाव के 6 चरण के तहत दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हुई। दिल्ली में तमाम वीवीआईपी लोगों ने वोट डाला। विदेश मंत्री जयशंकर जी, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बांसुरी स्वराज समेत अलग अलग दलों के नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि जब विदेश मंत्री जयशंकर जी सुबह वोट डालने पहुंचे तो उनके साथ एक बड़ी गड़बड़ हो गई। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी सुबह सुबह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहां 20 मिनट इंतजार करने के बाद उन्हें पता चला कि जिस मतदान केंद्र के बाहर वो खड़े हैं उन्हें वहां वोट नहीं डालना है, बल्कि उनका केंद्र तो दूसरा है।
उन्हें इस बारे में तब पता चला जब वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखाई दिया। यही वजह रही कि पहली बार में उन्हें बिना मताधिकार का प्रयोग किए ही लौटना पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें वहीं दूसरी जगह जब वो गए वोट डालने के लिए वहां पर, तो उन्होंने वहां सबसे पहले वोट डाला, जिसका उन्होंने पिक्चर भी एक्स पर डाला है, जिसमें उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है सबसे पहले वोट डालने का, जिसमें लिखा है प्राउड टू बी फर्स्ट मेल वोटर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपने कभी सबसे पहले वोट डाला है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बताते घाटी के बदलते हालात, विस्थापित कश्मीर ने 32 साल बाद डाला वोट, कुछ यूं जताई उसने खुशी। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए शनिवार को बड़ी संख्या में लोग मतदान करने निकले थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 18.36 बोले तो 18,36,000 मतदाताओं में से लगभग 44% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने आए विस्थापित कश्मीरी पंडित वीर सराफ काफी उत्साहित दिखाई दिए। खास बात यह रही कि 32 साल बाद उन्हें वोट डालने का मौका मिला। इसको लेकर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि कश्मीर के बदलते हालात ने उन्हें कश्मीर आकर वोट करने के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, तो वहीं मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है अपना भारत। चीन समर्थक मुजू के मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है। जी हाँ, मालदीव ने शनिवार को कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श जारी है। आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत चाहते हैं वे चाहते हैं कि साफ्टा के अलावा मालदीव के साथ अलग से एक मुक्त व्यापार समझौता हो। सईद ने कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति ने सभी देशों को यह अवसर दिया है और सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक देशों के साथ समझौते करना है ताकि व्यापार गतिविधियों में सुगमता प्रदान की जा सके। मालदीव के साथ FTA की मांग को लेकर भारत का कथित प्रयास पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। तो दोस्तों वहीं ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह डील पर सीक्रेट तरीके से साथ देंगे जो बाइडेन। क्या ऐसा वाकई है? दोस्तों भारत ही नहीं अमेरिका को भी होगा इसका बड़ा फायदा। दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए हाल ही में 10 साल का समझौता किया है। ये भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। ईरान के मकरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्व रखता है। ये ईरान, मध्य एशिया और रशिया के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत ईरान की डील से अमेरिका बौखला गया है। तो वहीं पाकिस्तान को पूरी तरह पंगु बना देगा क्या हिंदुस्तान? चाबहार पोर्ट का जिक्र कर कमर चीमा ने कह दी अब ये बात। दरअसल भारत ने ईरान के साथ जिस चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल का करार किया है उसके बाद पाकिस्तान के अकेडमिशियन डॉक्टर कमर चीमा ने बड़ा दावा किया है। उनको लगता है कि इंडिया की ओर से पाकिस्तान के कराची पोर्ट को अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। इंडिया अफगानिस्तान और तालिबान को ये ऑफर कर रहा है कि वे कराची बंदरगाह इस्तेमाल करने के बजाय चाबहार पोर्ट पर है। ऐसे में इंडिया ने अगर मोटी रकम लगाई है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। कमर चीमा ने पाकिस्तान को लेकर ये ताजा बातें शुक्रवार को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। खुद के वीडियो में कहते नजर आए हैं। उन्होंने इस दौरान इंडिया, पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए विभिन्न मसलों पर भी राय जाहिर की। तो दोस्तों वहीं बता दें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बड़ा हमला, कट्टरपंथियों ने ईसाइयों को बनाया निशाना, 70 साल के बुजुर्ग की कर दी हत्या। जी हाँ, पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। इस बार कट्टरपंथियों की भीड़ ने शनिवार सुबह पाकिस्तानी पंजाब सूबे के सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में ईसाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक 70 साल के बुजुर्ग ईसाई की पीट कर हत्या कर दी गई और उसके लकड़ी के कारखाने में आग लगा दी गई। दोस्तों तो वहीं भारतीयों के लिए कनाडा से आई खुशखबरी, ट्रूडो सरकार ने नागरिकता के नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। जी हाँ, कनाडा सरकार नागरिकता कानून में बदलाव करने जा रही है। अगर कनाडा के नागरिकों का बच्चा दूसरे देश में पैदा होगा तो उसे भी कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इस बात की गुरुवार को यानी 23 मई को जानकारी दी। दरअसल कनाडा सरकार ने नागरिकता अधिनियम में 2009 में संशोधन किया था। हालांकि अब कनाडा सरकार ने वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कानून पेश किया है। मार्क मिलर की ओर से पेश किए गए कानून के मुताबिक वंश के आधार पर यह कानून पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे तक विस्तारित करेगा और इस कानून का कई देशों के अप्रवासियों ने भी स्वागत किया है। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन के अनुसार साल 2009 के बाद जिन कनाडाई लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में जन्म दिया है उनको कनाडा की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया है। तो वहीं इस्लामिक देश यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे बाबा बागेश्वर, दरबार लगाने गए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ क्या हुआ आपको बता दें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बाबा बागेश्वर इन दिनों दुबई में है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने यूएई की जमकर
तारीफ की। इस दौरान उन्होंने दुबई में डेजर्ट सफारी का आनंद भी लिया। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला ने गुलाब बरसाते हुए उनका स्वागत किया। वहां रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत में पहुंचे। वहां भी भारत की तरह उनके भक्तों की भीड़ लग गई। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी दुबई में 26 मई तक दरबार लगाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी 3 दिवसीय कथा भी करेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, राफेल की आंधी में उड़ गया यूरोफाइटर टाइफून। रिकॉर्ड के करीब फ्रांस का यह लड़ाकू विमान। जी हाँ, एक समय यूरोप में यूरोफाइटर टाइफून की तूती बोलती थी। यूरोफाइटर टाइफून 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुखता से उभरा। जल्द ही ये दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में पहचाने जाने लगा। ये लड़ाकू विमान यूरोप के बाहर भी कई देशों की पहली पसंद बन गई, लेकिन अब फ्रांसीसी विमान राफेल इसे कड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि राफेल तेजी से टाइफून की बिक्री के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून के बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तो वहीं पंजाब सरकार ने इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज करने की दे दी मंजूरी। सेना के खिलाफ नफरत फैलाने का लगा है आरोप। जी हां, पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ और मामले दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं इस भारतीय ड्राइवर को कनाडा छोड़ने का दिया आदेश। ट्रक की टक्कर से गई थी 16 हॉकी खिलाड़ियों की जान। जी हां, कनाडा ने एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को भारत निर्वासित करने का आदेश दिया है। जूनियर आइस हॉकी टीम को ले जा रही बस के साथ 2018 में हुई भीषण दुर्घटना में 16 लोगों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार भारतीय लॉरी चालक को कनाडा से निर्वासन के आदेश जारी किया गया है। तो वहीं वोटिंग के दौरान चौधरी बन रहे पाकिस्तानी नेता की केजरीवाल ने लगा दी क्लास। कहा, आप अपने देश को संभालो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन को उनके उस बयान को लेकर फटकार लगाई जिसमें चौधरी ने लोकसभा चुनाव में नफरत फैलाने वाली और चरमपंथी ताकतों के हार की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव भारत का आंतरिक मामला है और ये आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल ने कहा, चौधरी साहिब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह से अबिल हैं। सक्षम है। आपके ट्वीट की आवश्यकता कतई भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है, स्थिति है, वो बहुत खराब है। कृपया करके आप अपने देश को ही संभालिए। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल के इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, खत्म हुआ छठे चरण का मतदान। 5 बजे तक हुई 57.7% वोटिंग बंगाल में पड़े। सबसे ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट के लिए शनिवार को मतदान खत्म हो गया। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर शनिवार को मतदान कराया गया। इसके अलावा ओडिशा की 42 विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ। तो वहीं आपको बता दें, जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण छीनने नहीं दूंगा। जी हां, गाजीपुर में पीएम मोदी जी ने विपक्षियों पर चलाया सियासी तीर। जी हां, पीएम मोदी जी ने भोजपुरी में संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा गाजीपुर के पावन धरती के लोगों के हमारे प्रणाम बा। काशी वासियों के लिए गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। तो वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक जिंदा है तब तक SC ST का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार बताते हैं, शहजादे राम मंदिर पर ताला लगवाना चाहते हैं। तो वहीं पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस फिर से कश्मीर को आग में झोंकना चाहती है। गाजीपुर की जनता ऐसा नहीं होने देगी। गाजीपुर का बेटा जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, बौखलाए कांग्रेसी नेता वाकई में उलट सुलट बयानबाजी कर रहे हैं। कहने लगे पीएम मोदी को इलाज की है जरूरत। हार के डर से भाजपा के नेता नींद की गोली खा रहे हैं। जी हाँ, पवन खेड़ा, कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने यह सबसे बड़ा भड़काऊ बयान दिया है दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि हार के डर से भाजपा और सहयोगी दलों के नेता नींद की गोली खाने लगे हैं। खेड़ा शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना शोभा देता है? प्रधानमंत्री थक चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें आराम और इलाज की जरूरत है, इसीलिए उनको आराम करना चाहिए, कहना है दोस्तों कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा का। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया। कहा अपनी असलियत मत दिखाइए। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद का मर्यादा रखें? इनकी असलियत दिखने लगी है। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी असलियत मत दिखाइए। आप मुखिया हैं। मोदी जी बौखलाहट में आ गए हैं, वो भूल गए हैं कि देश के पीएम हैं, ये प्रधानमंत्री पद को इतना गिरा चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इन बातों को लगातार अलग तरीके से लेते हुए घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कौन होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा? अखिलेश यादव के विधायक ने कर दिया है ऐलान। समाजवादी पार्टी के कप्तानगंज विधानसभा से विधायक और इंडिया गठबंधन के
प्रत्याशी पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के पूर्व पुत्र कविंद्र चौधरी ने बताया है कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इस बार सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है। तो वही पीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीएम फेस के लिए मुफीद चेहरा है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? कमेंट में लिखकर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह इस समाजवादी पार्टी के विधायक को बता दीजिएगा कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। तो वहीं आखिरी चरण में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में झोंकी ताकत, काराकाट में कहा लालू ने मुसलमानों को लूटा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें एवं आखिरी चरण में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी। ओवैसी शनिवार को काराकाट लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासरीगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU को भी घेरा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने MI बनाकर मुसलमानों को सिर्फ लूटने और उनका वोट लेने का काम किया है। मुसलमानों का वोट हासिल कर उन्होंने सिर्फ अपने दोनों बेटे बेटी एवं दामाद को सत्ता में बैठने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाकर देश पर राज कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों विपक्ष इतना ज्यादा बौखला चुका है कि वो उसके मन में जो भी बयान आ रहा है, जो भी अनाप शनाप बातें आ रही है, वो सब कुछ कहता नजर आ रहा है। खास करके पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चाह रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाए जनता के मन में कि वो पीएम को लेकर नेगेटिव सोच रखने लगे और पीएम मोदी को गिराने में आगे चलती दिखाई दे रही है विपक्ष पार्टी। ऐसे में दोस्तों क्या वाकई में पीएम मोदी के रुतबे और इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा आप लोग। तो वहीं बता दें प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त आने से पहले आप लोग ये 3 काम जरूर निपटा ले, वरना खाते में हो सकती है बड़ी दिक्कत। आने वाले हैं 2000 रुपए। जी हाँ, किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। आप सभी जानते ही हैं सरकार ने किसानों के खाते में अब तक 16वीं किस्त भेज दी है। अब किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों ने KYC वेरिफिकेशन नहीं किया, हम बार बार कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट बोले तो www.pmkisan.gov.in पर जाकर करा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको भूमि का सत्यापन करना भी जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपकी किस्त अटक सकती है। तो वहीं दिल्ली वालों वोटिंग के बाद भी कहर ढाएगी गर्मी, हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधान रहे, जरूरी हो तो ही बाहर जाएं और बाहर भी जाएं तो गर्मी के सारे साजो सामान, डायरेक्ट सनलाइट से बचने वाले सारे सामान लेकर ही निकले। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।